मौर्य वंश के बाद नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का कार्य गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसी गुप्त वंश की, गुप्त वंश के शासकों के बारे में और गुप्त वंश की विशेषताओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त वंश, जिसका समय था 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में देखिए। गुप्त वंश के सबसे पहले शासक हुए श्रीगुप्त, जिनका समय था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। इनके उत्तराधिकारी थे घटोत्कच, जिनका समय था 280 से 319 ईस्वी तक। इनके उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त, जिनका समय था 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी इनके पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए। रामगुप्त का समय जो है वो विशाख दत्त के लिखित देवी चंद्रगुप्तम में 375 ईस्वी दर्शाता है। और इनके दूसरे पुत्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनका समय था 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त हुए, कुमारगुप्त प्रथम, जिनका समय था 415 से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का समय था 455 से 467 ईस्वी और पुरुगुप्त का समय था 467 से 473 ईस्वी तक। पुरुगुप्त के उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त सेकंड, जिनका समय था 473 से 476 ईस्वी। बुद्धगुप्त, जिनका समय था 476 से 495 ईस्वी। और तीसरे थे नरसिंह गुप्त बालादित्य, जिनका समय था 495 से 530। इनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त तृतीय, जिनका समय था 530 से 540। और इनके उत्तराधिकारी हुए विष्णुगुप्त, जिनका समय था 540 से 550 ईस्वी तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच गुप्त वंश का समय था। अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इसको विस्तृत रूप से देखते हैं कि श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, जो ताम्रपत्र अभिलेख थे उसमें इनको आदिराज की संज्ञा दी गई है। और इनका जो साम्राज्य था वो गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या और मगध तक फैला हुआ था। इनको महाराजा की उपाधि थी जो सामंतों को दी जाती थी। और इनका जो राज्य था वो इस इलाके में पूरा फैला हुआ था। श्रीगुप्त के बाद इनके पुत्र घटोत्कच, जिनका समय था 280 से 319 ईस्वी तक। इनका राज्य मगध के आसपास था। गुप्त वंश के तीसरे शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समय था 319 से 335 ईस्वी तक। इनकी राजधानी इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी। ये पहले ऐसे शासक थे जिनको महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इन्होंने लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और लिच्छवियों का राज्य प्राप्त किया था। मगध सीमावर्ती क्षेत्र इनके समय में आया और इन्होंने वैशाली राज्य भी प्राप्त किया। मतलब कहने का ये हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और अपने समय के सिक्कों पर इन्होंने चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों के ही चित्र उसमें अपने सिक्कों में इन्होंने धारण करवाए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त का शासनकाल आया 335 से 375 ईस्वी तक। इनके पिता, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि चंद्रगुप्त प्रथम, और माता थी इनकी कुमार देवी। इनका जो साम्राज्य था वो अगर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। इसमें समस्त उत्तर भारत था। सिर्फ कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिम राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़कर के समस्त उत्तर भारत इनके साम्राज्य की सीमा में आता था। इनके एक दरबारी कवि थे, मंत्री थे, जिनका नाम था हरि सिंह। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक रचना लिखी थी, जिसमें उनके द्वारा समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उनके विजय, उनकी वीरता आदि का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त के बाद जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और स्मिथ ने इनको नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का शासन आया। इनके पुत्र थे, जिनका समय 375 ईस्वी जो है वो ज्ञात होता है। और जो विशाख दत्त थे, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम रचना लिखी थी, उसमें एक कथा थी। उसके अनुसार रामगुप्त जो थे वो एक अयोग्य शासक थे और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने शक राजा को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भेंट कर दिया था। और ये बहुत अयोग्य शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बहुत योग्य शासक थे। इन्होंने जो अपने जो भाई थे, उनकी पत्नी ध्रुव देवी जो थी, उनकी रक्षा करने के लिए ध्रुव देवी का भेष बना करके शक सम्राट के पास गए और वहां पर उन्होंने उनको पराजित किया। और इसके बाद उन्होंने रामगुप्त
के को हराकर उनकी हत्या हुई और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था 375 से 415 ईस्वी तक। ये जो समय था इनका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, ये एक स्वर्णिम काल था जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके समय में फाहियान एक चीनी यात्री भारत में आए थे, जिन्होंने जो रचना की, जो बताया, उससे उनके शासनकाल के बारे में ज्ञात होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त संवत को भी प्रारंभ किया था। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में और देखते हैं कि इनके समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में गुप्त वंश जो है वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ और एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें विक्राम, विक्रमांक, विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, श्री विक्रम आदि आदि। इनके कई नाम भी थे, जैसे आप देख रहे हैं कि देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि। जो इनके वैवाहिक संबंध थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध जो बनाए, उसमें नागवंश, नाग राजकुमारी को नागा से इन्होंने विवाह किया और उनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई उसका नाम था प्रभावती गुप्त। इनका विवाह इन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इन्होंने शकों को हराया और इनके पुत्र जो थे कुमार गुप्त प्रथम, उनका विवाह कदम वंश में किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उससे भी इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों, वाहिकों, बंगाल के शासकों के संग पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों पर विजय प्राप्त की। इनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय था। संस्कृत भाषा का बहुत उत्कर्ष का काल था। इन्होंने अपने साम्राज्य में विद्वानों को प्रश्रय दिया हुआ था। अगर आप देखें तो कालिदास, जिनके नाटक थे शकुंतला, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, इन्होंने जो काव्य लिखे, कुमार संभव, रघुवंश, गीत काव्य ऋतुसंहार, खंड काव्य मेघदूत, इनके कार्यकाल में विष्णु शर्मा थे जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी, धर्मंत्री जो आयुर्वेद के प्रवर्तक थे, वारामिहिर जो गणितज्ञ खगोलज्ञ थे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में विद्वानों और कलाकारों को जो आश्रय प्राप्त था, उसमें उन्होंने खूब प्रश्रय, उस प्रश्रय से इन्होंने खूब रचनाएं की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत जो है वो स्वर्णिम स्तर तक पहुंचा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कुमार गुप्त प्रथम का शासन आया, जो 415 से 455 ईस्वी तक था। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर था। लेकिन आप ये इसमें आपने देखा कि पूरे गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। कुमार गुप्त के बाद उनके पुत्र स्कंदगुप्त, जिनका समय था 455 से 467 ईस्वी काल में। इन्होंने पुष्यमित्र, वाकाटक शासक नरेंद्र सेन पर जो है इनको पराजित किया और विक्रमादित्य और क्रमादित्य आदि उपाधि इन्होंने प्राप्त की। मौर्य काल की बनी हुई सुदर्शन झील उस समय क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। इनके बाद 100 वर्षों तक गुप्त वंश रहा, लेकिन वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म करता गया। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त का शासन आया 467 से 473 ईस्वी तक। ये स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे और बुढ़ापे में गद्दी बैठे थे, इसलिए ये शासन चला नहीं पाए और धीरे धीरे गुप्त वंश जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय का कार्यकाल आया 473 से 476 ईस्वी तक। ये पुरुगुप्त के उत्तराधिकारी थे। सारनाथ में जो अभिलेख पाए गए उनके अनुसार इनका समय 445 ईस्वी अंकित किया गया। इसके बाद बुद्धगुप्त का शासन आया 476 से 495। इन्होंने जो नालंदा का बौद्ध विहार था वहां पर काफी कुछ धन दिया था। इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य का शासन आया 495 से 530, कुमारगुप्त तृतीय का 530 से 540 और विष्णुगुप्त का 540 से 550 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये गुप्त वंश था 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा, उन लोगों ने मौर्य वंश के पतन के बाद जो राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी उसको पुनर्स्थापित किया। इनका जो वंश था उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है, जिसमें डॉक्टर राय चौधरी आदि हैं, उनका ये कहना था कि इनका वंश ब्राह्मण था। वहीं पंडित गौरी शंकर ओझा आदि कुछ ऐसे विचारक थे जिनका मानना था कि ये क्षत्रिय वंश के थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना था कि ये इनका वंश जो है वो वैश्य था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुप्त वंश में श्री गुप्त से शुरू होकर के और विष्णुगुप्त तक 550 ईस्वी तक एक जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की अपनी अलग विशेषता थी। इसमें बहुत योग्य सम्राट हुए, जैसे कि आपने देखा भी इसमें कि तमाम तरह के योग्य सम्राट हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ साथ इन्होंने जो विदेशी शासन थे उनको नष्ट भी किया, जैसे कुषाणों की कुछ शाखाएं थी या शक थे तो उनको पराजित किया इन्होंने, और एक कुशल प्रशासन इन्होंने दिया। यानी कि इनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी।
प्रजा नैतिक थी, नैतिकता थी उसमें, और इतनी शक्ति होने के बाद भी गुप्त वंश ने कभी भी, इनके शासकों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उस शक्ति को उन्होंने अच्छे कार्य में लगाया। व्यापार की उन्नति हुई, जो इस कलाएं थी, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, उसको उन्होंने प्रसिद्ध दिया, काफी फले फूले हो। और इसके साथ साथ साहित्यिक, जो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कवि हुए, उन्होंने जो साहित्य लिखा वो आज तक जो है वो आदर के साथ देखा जाता है। तो इस प्रकार से गुप्त वंश एक भारत के इतिहास में गुप्त वंश का अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है। और गुप्त वंश के शासकों के द्वारा हर्षवर्धन के बाद जो राजनीतिक एकता समाप्त हुई थी उसको पुनर्स्थापित किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा गुप्त वंश के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।